राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कानपुर शहर से कुछ दूरी पर रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुखलाल जब 5 साल का था तब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया था। जब सुखलाल 8 साल का हुआ तब पिता का साया उसके सिर से हट गया। सुखलाल के बड़े भाई रामलाल और उसकी भाभी शोभा ने ही उसका पालन पोषण किया था। सुखीलाल कानपुर की यूनिवर्सिटी से उसको बीए तक उसके भाई भाभी ने पढ़ाया और उसके बाद सुखीलाल को चीनी मिल में मुनीम का काम मिल गया। मालिक ने पूरा काम सुखीलाल पर छोड़ दिया था। पहले तो महीने 2 महीने में मालिक हिसाब किताब देख लिया करता था। जब सुखीलाल की ईमानदारी पर मालिक को पूरा भरोसा हो गया तो पूरी जिम्मेदारी उसने सुखीलाल पर सौंप दी। सुखीलाल भी बड़ी ईमानदारी से काम करता था। क्या मजाल एक पैसा भी इधर उधर हो जाए। अच्छी तनख्वाह थी। गांव के बीच में मकान था। दोनों भाई घर के अलग अलग भाग में रहते थे। रामलाल के 2 बेटे थे, रिंकू 6 साल का और सोनू 3 साल का। साल भर पहले ही पास के गांव से सुखीलाल की शादी सुमन से हुई थी। आज घर में खुशी की खबर आने वाली थी। सुखीलाल अपने आंगन में एक नीम का पौधा लगा रहा था कि तभी अंदर से कमली मौसी दौड़ती हुई आई और खुशी से चिल्लाई, अरे सुखी मुबारक हो, लक्ष्मी आई है, बिटिया हुई है सुखी। सुखलाल की पहली संतान थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मौसी की ओर दौड़ा और उसको गले से लगा लिया और बोला, क्या खबर सुनाई है मौसी, जी तो चाहता है तुम्हारे मुंह को लड्डुओं से भर दूं। और मौसी, मेरी सुमन कैसी है? मौसी ने कहा, वो भी ठीक है। मौसी कहने लगी, वो और कुछ कहती उससे पहले ही अंदर से सुखीलाल की भाभी शोभा बच्ची को गोद में उठाकर ले आई। सुखीलाल उनकी ओर दौड़ा और बच्ची की तरफ दोनों हाथ बढ़ाए। तभी शोभा बच्ची को पीछे हटाती बोली, अरे देवर जी, पहले हाथों की मिट्टी तो धो लो। देवर जी कि मेरी फूल सी गुड़िया को हाथ मत लगाना गंदे। हाथों पर नजर डालते ही सुखी कहने लगा, अरे भाभी मैं तो भूल ही गया। और हाथों पर पानी डालते हुए कहा, देखो भाभी, मैंने नीम का पौधा अभी अभी अपने आंगन में लगाया है। यह पौधा भी हमारी बिटिया के साथ साथ बड़ा होगा। इतने में शोभा ने कहा, तो फिर हमारी बिटिया का नाम नीमा कैसा रहेगा? हाथों को सीने पर रगड़कर सुखाते हुए सुखिया बोला, ठीक है भाभी, तुम्हारी बात की कोई काट नहीं कर सकता। घर में माँ और बाबूजी के बाद आपने और भैया ने ही इस घर को संभाला है। मैं तो 8वीं में पढ़ता था, इतनी भी समझ नहीं थी, फिर मुझे आपने ही तो पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। अब एक और जिम्मेदारी आप ही संभालो। और शोभा की ओर उसने हाथ बढ़ा दिए। शोभा ने फिर से बच्ची को पीछे हटाते हुए कहा, ऐसे मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा देवर जी, पहले बताओ हमें क्या मिलेगा? सुखीलाल बोला, रे भाभी तुम जो कहो। तो वो बोली, ठीक है पक्का, बनारसी साड़ी देनी पड़ेगी। उसकी भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी। इतने में किसी के खांसने की आवाज आई जो आंगन की तरफ से आ रही थी। वो शोभा के पति रामलाल थे। शोभा ने रामलाल की तरफ बच्ची को बढ़ाते हुए कहा, देखो नीमा के ताऊ जी आ गए। रामलाल भी बच्ची की तरफ देखने लगा और मुस्कुराया। तभी बाहर से रिंकू और सोनू भी आ गए। शोभा ने नीमू को सुखलाल की गोदी में दे दिया और अंदर चली गई। सुखीलाल, रामलाल और दोनों बच्चे वहीं पड़ी चारपाई पर बैठ गए और नीमा को खिलाने लगे। इतने में अंदर से शोभा दौड़ती हुई आई और सुखीलाल से बोली, जल्दी से कोई गाड़ी का इंतजाम करो, सुमन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सुखीलाल ने तुरंत नीमा को शोभा की गोदी में पकड़ा दिया और बाहर की ओर भागे। कुछ ही देर में सुमन को अस्पताल ले जाया गया। अधिक रक्तपात होने के कारण उसको बचाया नहीं जा सका। अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई अंदाजा नहीं लगा पाया।
कुछ लोगों को कहना था कि गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण, बढ़िया इलाज ना मिलने के कारण यह सब हो गया, और कुछ घर में प्रसव को कराने को ही गलत कह रहे थे। जहां कुछ समय पहले सुखलाल के मन में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, अब उसके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी को सुखलाल और नीमा पर दया आ रही थी, तो कुछ महिलाएं मासूम नीमा को ही दोषी ठहरा रही थी। जन्म लेते ही कलमुही मां को खा जाने वाली कहने लगी, कोई उसे कलंकनी कहने लगा। खुशी का माहौल गम में बदल चुका था। जहां नीमा के जन्म के बाद संस्कारों की शुरुआत होनी थी, वहां सुमन के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। बेटी के जन्म की खुशी पत्नी की मौत के मातम में बदल चुकी थी। लोगों का तो कहना था कि बड़ा अभागी किस्मत लेकर पैदा हुआ है सुखलाल, जो उसके जीवन में पहले उसकी माँ उसका साथ छोड़ गई, फिर पिता और अब पत्नी। पर इसमें बेचारे सुखलाल का क्या दोष था? उसकी किस्मत ही बेचारे की ऐसी थी। उधर रामलाल की पत्नी शोभा और रामलाल भी बहुत दुखी थे। जिस भाई को बच्चे की तरह पाला, उसका घर उजड़ते कैसे देख सकते थे? रामलाल की पत्नी शोभा नीमू को संभाल रही थी, उसको ऊपर का दूध पिलाती थी और नीमा की बदकिस्मती पर अफसोस करती कि बेचारी को माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। शोभा सुमन को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। उसने कभी भी किसी बात को लेकर देवरानी जेठानी जैसे झगड़े उन दोनों के बीच में नहीं हुए थे। इसका एक कारण यह भी था, सुखलाल अपने भाई और भाभी को अपने माँ बाप की तरह मानता था। सुमन को सख्त उसने हिदायत दे रखी थी, अगर इनका दिल दुखाया तो फिर समझो तुमने मेरे दिल पर चोट की है। अक्सर परिवारों में यही होता है, पति घर के जिस सदस्य की बुराई करता है, पत्नी की नजर में उस शख्स की अहमियत कम हो जाती है, और जिस शख्स को पति अहमियत देता है, पत्नी भी उसको अहमियत देती है। और शायद इसलिए पूरे गांव में उनके बीच के प्यार के दोनों भाइयों के उदाहरण दिए जाते थे। घर में अन्य रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए थे। सभी परिवार के गम में शामिल होने आए थे। उनमें से कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि अपनी बेटी या बहन की शादी की बात सुखलाल के साथ चलाएं, पर यह मौका सही नहीं था। पर उनको डर भी था कहीं कोई और रिश्ते की बात ना कर ले, इसलिए कई रिश्तेदार रामलाल और शोभा के कान में यह बात डाल गए थे। धीरे धीरे लगभग 15 दिन बीत चुके थे। सुखलाल के दिल में सुमन की यादें ताजा थीं, वो नहीं मिट रही थीं। सारे रिश्तेदारों के घर से जाने के बाद घर में एक सूनापन आ गया था। सुखलाल अपने आंगन में छोटे से नीम के पौधे के पास दीवार के सहारे बैठा था और उससे मन की बातें कर रहा था। वह उसको बता रहा था कि कैसे जब वह पहली बार सुमन को देखने गया था, तब सुमन ने किस तरह उसके साथ मजाक किया था। वह उसे बता रहा था जब वह अपने भाभी भैया और दोनों बच्चों और मौसी के साथ सुमन के घर पहुंचा तो सभी बाहर के कमरे में बैठे बात कर रहे थे। सुखलाल बार बार उधर ही देख रहा था जिधर से सुमन को चाय लेकर आना था। पर्दा हिला तो सुखलाल की धड़कनें तेज हो जाती थी, और जब उस पर्दे के पीछे से कोई और निकलता तो वह निराश हो जाता था। इतने में सुमन की मां ने आवाज लगाई, सुमन चाय ले आओ। अब सुखलाल को इंतजार था उन घड़ियों का कि चलो अब उस सुमन को देखने की बारी है, लेकिन तभी पर्दे के पीछे से एक मोटी और सांवली सी लड़की चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। सुखलाल तुरंत अपनी भाभी की तरफ देखने लगा। वह सोच रहा था कि भाभी ने तो कहा था लड़की सुंदर है, पर यह तो। सुखलाल ने अपनी भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी मुझे आपसे बात करनी है, और खड़ा होकर बाहर आंगन की तरफ आ गया था। शोभा भी पीछे पीछे आ गई। सुखलाल ने शोभा से कहा, भाभी ये लड़की है। शोभा ने हंसी छुपाते हुए कहा, मुझे तो लड़की ही दिख रही है। अगर सुखलाल कहने लगा, इससे शादी की तो तुम्हारी तो बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि भाभी ने देवर के लिए कैसी लड़की ढूंढी है भाभी। शोभा कहने लगी, फिर? तो सुखलाल ने कहा, फिर क्या भाभी, चलो मना करो और घर चलते हैं। शोभा ने कहा, ठीक है चलो। दोनों आकर अपने स्थान पर बैठ गए। सुखलाल अपना सर नीचे किए बैठा था। इतने में सुमन की मां ने कहा,
बेटा सुमन, सबको चाय दो। सुखलाल अब भी सिर को नीचे किए हुए बैठा था, उसकी नजरें नीचे थी। सभी को चाय देने के बाद सुमन ने सुखलाल की तरफ चाय बढ़ाई तो सुखलाल ने सिर को नीचे किए हुए चाय पकड़ी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर चाय बढ़ाते हुए हाथों की तरफ उन उंगलियों पर गई जो बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उसने तुरंत सिर को ऊपर उठाया और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से चाय की प्याली छूट गई, सारी चाय नीचे जा गिरी। पर सुखलाल की नजर सुमन के चेहरे पर पहुंच चुकी थी, अब चेहरे से हट ही नहीं रही थी। इतने में शोभा ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ कि चाय गिर गई, वैसे भी हमें कौन सा रिश्ता करना है भाई, लड़के को लड़की पसंद नहीं है। इतने में सुखलाल ने हिचकिचाते हुए बोला, भाभी ये वो लड़की नहीं, वो लड़की ये लड़की नहीं। इतने में रामलाल ने कहा, अच्छा तो तुमको उस लड़की से शादी करनी है? तो वह उस सांवली सी लड़की की तरफ इशारे करते हुए कहने लगा। शोभा ने कहा, नहीं जी, ये बोल रहा है कि इस लड़की को पसंद ही नहीं है, इसको तो जो लड़की पसंद नहीं है। इतने में सुमन के पिताजी बोले, अच्छा जी, आपको लड़की जो नहीं पसंद है तो फिर नमस्कार। रामलाल और शोभा बाहर की तरफ चलने लगे। तभी सुखलाल ने कहा, अरे भाभी, लोग क्या कहेंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की ही नहीं से जो अपने देवर की शादी नहीं कराई, कितनी बदनामी होगी भाभी आपकी। शोभा जोर जोर से हंसने लगी और सभी लोग ठहाका मार के हंसने लगे। सुखलाल अब समझ गया सबने मिलकर यह योजना बनाई थी। सुखलाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जो अपनी यादों से वापस लौटा और फिर उसी चेहरे पर उसके मायूसी छा गई। रात के 9 बज चुके थे। शोभा एक हाथ में खाने की प्लेट और गोद में नींबू को लेकर सुखलाल के पास आई और उसकी तरफ खाने की प्लेट बढ़ाई। सुखलाल ने खाने की प्लेट पकड़कर एक ओर रख दी। शोभा नीमा को लेकर वहीं पास की एक पड़ी तिपाई पर बैठ गई। पीछे से रामलाल भी आ गए और आंगन पर पड़ी चारपाई पर बैठ गए। खाने की प्लेट अभी भी सुखलाल के पास रखी थी। रामलाल ने कहा, सुखलाल खाना खा लो भाई। सुखलाल ने खाने की ओर देखा और फिर रुआंसा सा हो गया और दोनों हाथों को आंखों पर रखकर रोने लगा। रामलाल चारपाई से उठकर सुखलाल के पास बैठ गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हिम्मत रख भाई, ऐसे टूट जाओगे तो कैसे काम चलेगा। सुखलाल रामलाल के सीने से लग गया। रामलाल सुखलाल के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, हिम्मत रखो सुखलाल, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे और फिर अपनी बेटी के लिए भी तो सोचो। थाली उठाकर सुखलाल को देते हुए रामलाल ने कहा, सुख दुख तो जीवन का खेल है भाई। और अपने दोनों हाथों को देखते हुए बोले, देखो इन हाथों को जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप की चिता को आग दी है, फिर अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरे भाई, ऐसी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, हिम्मत रखो, वक्त गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। इतने में छोटी सी नीमा ने अपने मुंह से एक आवाज निकाली तो सपी का ध्यान उसकी तरफ गया। शोभा ने सुखलाल के हाथों में नीमा को पकड़ा दिया और अपने पल्लू से अपनी भीगी पलकें साफ करने लगी। सुखलाल ने नीमा को अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके चेहरे को निहारने लगा। रामलाल ने थाली उठाई और एक निवाला तोड़कर सुखलाल के मुंह में रख दिया। इतने में शोभा ने कहा, लाओ इसको मुझे दे दो, पहले खाना खा लो। और जो शोभा ने नीमा को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद सुखलाल ने थोड़ा खाना खाया। जब सुखलाल ने खाना खा लिया तब शोभा ने कहा, आज सीतापुर वाली जान की मौसी का फोन आया था, पूछ रही थी शादी के बारे में। सुखलाल ने कहा, शादी? किसकी शादी भाभी? रामलाल ने सुखलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी शादी भाई। सुखलाल कहने लगा, भैया लेकिन अभी कैसे? सुखलाल ने दुखी मन से कहा। तो शोभा ने कहा, अभी जब तक बात चलाएंगे तब तक होली भी निबट जाएगी और होली के बाद ठीक रहेगा। तो वह कहने लगा, सुखलाल लेकिन क्या भाभी, नीमा के लिए सौतेली माँ वो प्यार दे पाएगी? भाभी मुझे नहीं लगता ये सब ठीक होगा। रामलाल कहने लगा, तभी तो हमने ये सोचा है इस घर में कोई अपना ही आए। तुम्हारी भाभी की बहन ही लगती है, उसकी भी माँ बचपन में नहीं रही, एक छोटा भाई है, जान की मौसी ने ही पाला है दोनों को। इतने में शोभा ने कहा, और देखने में भी सुमन जैसी ही है, उर्मिला नाम है उसका, जिसको बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिला, वो क्या हमसे मिले प्यार की कदर नहीं जानेगी?
बस तुम हाँ कह दो बाबू, बाकी हम पर छोड़ दो। सुखलाल ने कहा, कैसी बातें करती हो भाभी आप, लोग जो भी कह देंगे मेरे लिए सर आंखों पर है। आप लोगों के लिए कभी मैंने क्या मना किया है? आप लोग ही तो मेरे भगवान हो। शोभा सुखलाल की बात सुनकर खुश थी, पर आंखों में आंसू आ गए। वह उठते हुए बोली, ठीक है देवर जी, कल मैं जानकी मौसी को फोन करके बोल देती हूँ। और वह नीमा को साथ लेकर चली गई। कुछ देर में रामलाल और सुखलाल बातें करते रहे और उर्मिला के माता पिता भी, जो एक दुर्घटना में खत्म हो गए थे। छोटा भाई है प्यारे, जिसको भूलने की बीमारी है। वह कुछ ही मिनटों में कही और सुनी बात भूल जाता है। एक बार मौसी ने उसको सब्जी लेने भेजा। वह उसकी आदत जानती थी, इसलिए उर्मिला ने एक पर्ची बनाकर प्यारे को दे दी और पर्ची और पैसे जेब में रखकर बाजार भेजा। कुछ दूर चला तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसने प्यारे के सामने अपना कटोरा बढ़ा दिया और बोला, सेठ जी कुछ सहायता कर दो गरीब की। प्यारे बोला, सेठ जी? तुमने मुझको सेठ जी बोला? इतनी इज्जत, एक बार और बोलो। भिखारी बोला, सेठ जी भगवान के नाम पर कुछ दे दो। प्यारे का तो सीना चौड़ा हो गया। उसने जेब में हाथ डाला और उसके कटोरे में कुछ रख दिया और सेठ लोगों की तरह चल दिया। भिखारी ने जब कटोरे में देखा तो उसमें एक पर्ची थी। जब उसने खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा, टमाटर, भिंडी, आलू सब्जियों के नाम लिखे थे। अब प्यारे बाजार में पहुंचा तो भूल गया कि क्या लेने आया था। जेब टटोली तो कुछ पैसे थे, पर्ची नहीं थी। बहुत दिमाग लगाया, बस इतना याद आया, कुछ खाने के लिए बात थी, पर क्या बात थी भूल गया। इतने में उसकी नजर होटल पर गई। होटल पर जाकर भरपेट खाना खाया और घर वापस पहुंच गया। मौसी ने खाली हाथ देखा तो डांटने लगी, सब्जी नहीं लाया प्यारे, पर्ची और पैसे भी गुमा आया। अब शाम को खाने में क्या खाएगा? पर प्यारे क्या बताता, वह तो शाम का खाना खा कर आया है। डांट के डर से चुप रहा और मौसी की बातें सुनता रहा। जानकी मौसी प्यारे की हरकतों से परेशान थी, उसको डांटती थी, पर उर्मिला और प्यारे दोनों को प्यार भी बहुत करती थी। उर्मिला व्यवहार से बहुत आलसी थी। वह किसी काम को करने को जो टालती रहती थी, बाद में बहाने भी बनाती थी। जानकी मौसी उन दोनों से इसलिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उन दोनों को उनकी स्वर्गीय छोटी बहन की वो संतान थी, इसलिए उन दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। जब से उर्मिला को यह इस बात की भनक लग गई कि उसकी शादी की बात उसकी मौसेरी बहन शोभा के देवर से चल रही है, तब से वह यह सोचकर खुश थी कि जिस तरह शोभा का राज उस घर पर चलता है, उसी प्रकार उसका राज भी चलेगा। जानकी मौसी से उसे यह बात पता लग गई कि सुखलाल अच्छा कमाता है और उर्मिला जो अपनी अच्छी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के सपने देखने लगी। होली के बाद शोभा ने जानकी मौसी को शादी की तैयारी के लिए बोल दिया और सभी की सहमति से यह तय हुआ कि शादी में कुछ मुख्य लोगों को ही बुलाया जाएगा और साधारण रूप से शादी कर दी जाएगी। सुखलाल अभी सुमन की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, पर घर की जरूरत और भाई भाभी की जिद के कारण शादी को तैयार हो गया। इसलिए शादी की खुशी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। 1 मई को शादी की तारीख तय हो गई। उर्मिला बहुत खुश थी। जानकी मौसी ने उर्मिला को यह तो बता दिया था कि शोभा के देवर से उसकी शादी तय हुई है, पर उर्मिला को अभी यह जानकारी नहीं थी कि सुखलाल की यह दूसरी शादी है और सुखलाल के एक बेटी भी है। शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर थी, तब उर्मिला के एक पड़ोसन ने सुखलाल को देखकर कहा कि बहुत खुशकिस्मत है हमारी उर्मिला, दूल्हा तो बहुत सुंदर मिला है। तभी पास में खड़ी जमुना बुआ बोल पड़ी, हाँ खुशकिस्मत तो है, शादी के साथ ही माँ भी तो बन गई, एक बेटी की। इतना सुनते ही उर्मिला चौंक गई। जमुना बुआ की तरफ देखती रह गई और सोचा शायद मजाक कर रही है। उसके कुछ समय बाद जमुना बुआ को अकेले में ले जाकर जो उर्मिला ने पूछा, अभी आप क्या कह रही थी? तो चाची से। तो वह कहने लगी, मैं क्या कह रही थी, सारी दुनिया कह रही है, बुआ ने जो कहा। उर्मिला के चेहरे पर उदासी छा गई। वह निराश होकर बैठ गई। बुआ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बिटिया, कुछ बताया नहीं? उर्मिला ने अपनी आंखों से निकल रहे आंसू पोंछे और ना में सिर हिला दिया। जमुना बुआ ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हाय राम। उर्मिला बुआ के सीने से वह लग गई और सुबकने लगी।
तभी बुआ ने कहा, देख बिटिया, सच्ची कहानी अपनी माँ की जो होती है, तुम्हारी मौसी ने तो तुम्हारे साथ धोखा किया है। अपनी माँ तो माँ होती है ना, बस उसने तो अपने सिर से बोझ उतार दिया है तुम्हारा। जुमना बुआ का एक एक शब्द उर्मिला के गुस्से की आग में घी का काम कर रहा था। उसके बाद जुमना बुआ ने उर्मिला के ऐसे कान भरे जैसे जानकी मौसी ने उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया हो। वह अपनी मौसी से उस मौसी के प्यार को भूल गई जो माँ बाप के मरने के बाद जानकी मौसी ने उसको दिया। उन दोनों अनाथों को आश्रय दिया, पाला पोसा। उर्मिला को इस बात का गुस्सा नहीं था कि सुखलाल की शादी पहले हो चुकी है और उसकी एक बेटी है, बल्कि उसको इस बात का गुस्सा था कि उससे यह सब क्यों छुपाया गया। जुमना बुआ और उर्मिला की अभी बातें हो ही रही थी, तभी जानकी मौसी आ गई और उन्हें देखकर दोनों खड़ी हो गईं। जुमना बुआ तेज कदमों से बाहर निकल गई। जानकी मौसी उर्मिला के पास गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बिटिया, आज मेरा सपना पूरा हो गया, आज मेरी बिटिया दुल्हन बन गई। उर्मिला ने अपने सर पर रखे मौसी के हाथ को झटक दिया और थोड़ा दूर जाकर रोने लगी। जानकी मौसी फिर से उर्मिला के पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ना बिटिया, रोते नहीं है, यह तो किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे सौभाग्यशाली दिन होता है। उर्मिला ने एक बार फिर से जानकी मौसी के हाथ को झटक दिया और बेड पर जाकर गिरकर रोने लगी। उसकी मौसी ने फिर से उर्मिला के पास जाकर पहुंचा और पूछा। इस बार भी जैसे उर्मिला ने मौसी को उठाने के लिए उस पर हाथ रखा तो उर्मिला उन पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो मौसी, मेरी जिंदगी खराब करके मुझसे प्यार जताती हो। इतना सुनते ही जानकी मौसी एक मूर्ति की तरह खड़ी रही और उसके ऊपर मानो बिजली सी गिर गई हो। वो बस एकटक उर्मिला को देख रही थी। कुछ देर बाद उनके मुंह से धीरे से आवाज आई, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी। जानकी मौसी की आंखों से आंसू आ गए। वो शायद खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए बेड के एक कोने में बैठ गई और उर्मिला से यह प्रश्न फिर से पूछा, उर्मिला, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई? तुम्हारा पालन पोषण किया, एक अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता किया, फिर भी? उर्मिला ने गुस्सा होते हुए कहा, और पति? मौसी ने कहा, पति? क्या पति? उर्मिला ने रोते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती हो मौसी, मेरे होने वाले पति की पहली पत्नी मर चुकी है और उसके एक बेटी भी है। मौसी बोली, जानती हूं तो क्या? मौसी ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा, तो क्या यह जरूरी नहीं है? उर्मिला कहने लगी कि यह सब तुम मुझे बताती, मुझे भी मालूम हो। शादी से पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों धोखे में रखा आपने? मौसी की तरफ देखकर उर्मिला गुस्से में कहे जा रही थी। मौसी कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी और दोनों लोग उस ओर देखने लगी। दरवाजे पर शोभा खड़ी थी जो अपने देवर की बारात के साथ आई थी। मौसी से कोई काम पड़ा तो ढूंढते ढूंढते मौसी को उस कमरे में आ गई और उर्मिला और मौसी की कुछ बातें भी सुन ली थी। जब मौसी और उर्मिला ने शोभा को देखा तो बेड से उठ खड़ी हुई। मौसी ने अपने आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अरे शोभा बिटिया, आओ। शोभा ने उर्मिला की ओर देखा और उसके पास जाकर कहने लगी, क्या जानना चाहती हो तुम? उर्मिला अचानक सकपका सी गई और मौसी की तरफ देखने लगी। मौसी को लगा शायद शोभा ने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए बात को पलटते हुए कहा, कुछ नहीं बिटिया, वो मैं कुछ बताना भूल गई थी। वही उर्मिला मुझसे पूछ रही थी। क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूं, कुछ याद नहीं रहता। शोभा ने उर्मिला की तरफ देखा जो सकुचाई सी अभी भी खड़ी थी। उसके पास शोभा गई और कहा, कितनी सुंदर लग रही हो उर्मिला। सुखलाल और उर्मिला की जोड़ी कितनी सुंदर है ना मौसी? मौसी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। उर्मिला के दिमाग में कई बातें उमड़ रही थीं, जिन्हें जुमना बुआ भर कर गई थी, पर उसको लगा कि यह सही मौका नहीं है। जो हो रहा उसको वह रोक नहीं सकती, कुछ कहने से क्या फायदा। यह सोचते हुए वह कुछ नहीं बोली। फेरों के समय भी उर्मिला चुपके से सुखलाल के चेहरे को देख रही थी। सुखलाल कहीं और ही खोया खोया सा लग रहा था। सुखलाल को वह दिन याद आ रहा था जब सुमन के साथ उसकी शादी हो रही थी। सुमन का परिवार गांव में रहता था। 2 कमरों का घर था। उसके आगे एक बरामदा जिस पर छप्पड़ पड़ा हुआ था। आगे बड़ा खुला आंगन। घर के बाहर सड़क के दूसरी ओर एक बड़ा सा मैदान पड़ा था।
जिसमें परिवार वालों ने शादी के समारोह के लिए एक बड़ा सा पंडाल लगाकर खाने पीने की व्यवस्था और जयमाला का प्रोग्राम किया था। सभी कुछ अच्छे से चल रहा था। भारी संख्या में मेहमान खाने का आनंद ले रहे थे, तो कुछ बच्चे और युवा तेज आवाज में बज रहे गानों पर थिरक रहे थे। सुखलाल सुंदर से स्टेज पर पड़े सोफे पर बैठा था। वह बेसब्री से सुमन के आने का इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार के बाद डीजे वाले ने एक बहुत ही फेमस गाना लगाया था, बहारों फूल बरसाओ आज मेरा महबूब आया है, जो अक्सर संदेश देता है कि दुल्हन जयमाला के लिए हार लेकर आ रही है। गाना तेज स्वर में बज रहा था। इधर उधर से सभी लोग स्टेज के निकट आने लगे थे और कुछ वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे और जिनको कुर्सी नहीं मिली वो खड़े हो गए थे। सुखलाल सुमन को आते साफ देख रहा था। वह अपनी सहेलियों के साथ बहुत धीमे धीमे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वीडियो बनाने वाले आगे आगे उल्टे पांव चल रहा था। सुमन स्टेज के काफी करीब आ चुकी थी। सुखलाल का दिल भी जोर से धड़कने लगा था, पर इतने में अचानक जोर की हवा चलने लगी और तेजी से बारिश पड़ने लगी। स्टेज के पास खड़े मेहमान इधर उधर भागने लगे। सुमन और उसको लेकर खड़ी सहेलियों की समझ में नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या फिर वापस लौटें। सुखलाल भी स्टेज पर खड़ा रह गया और सुमन की तरफ देख रहा था, पर न वह आगे बढ़ रहा था और न सुमन। इतने में परिवार वालों ने सुमन की सहेलियों को कहा कि दुल्हन को लेकर वापस चली जाएं। कुछ ही देर में सब इधर उधर हो गए। सारा मैदान खाली हो गया। जल्दी से सुखलाल को भी अंदर कमरे में बिठा दिया गया। अन्य मेहमानों की व्यवस्था पड़ोसियों के घरों में करा दी गई। काफी समय बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो घर के बरामदे में ही फेरों का इंतजाम किया जाने लगा। मेहमानों की अधिकता के कारण बरामदे में काफी भीड़ भाड़ हो गई थी। छोटी सी जगह में जयमाला का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद फेरे भी वहीं हुए। फेरों के समय सुखलाल के सिर पर रखा मोर बार बार छप्पर में लग जाता था। पूरी रात जोरदार बारिश होती रही। वहां पर बैठी गांव की कुछ महिलाएं कह रही थीं, लगता है दोनों में कढ़ाई में खूब खाया है, खूब कढ़ाई चाटी है। अचानक इधर पंडित जी के पुकारने से सुखलाल अपनी यादों से वापस लौटा। एक नजर उर्मिला को देखा, जो अभी भी सुखलाल की ओर देख रही थी। उर्मिला स्वार्थी स्वभाव की थी। वह सोच रही थी, ये कैसी शादी है। उसको ना तो शादी से पहले कोई देखने आया, ना किसी ने पूछा कि लड़के को लड़की या लड़की को लड़का पसंद है या नहीं, ना ही कोई सगाई हुई, ना ही शादी में ज्यादा मेहमानों को बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, सुखलाल के चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही, जिसे देखकर उर्मिला मन ही मन विचार कर रही थी। शादी हर लड़की का सपना होती है और जब उसकी बारात दरवाजे पर आती है, वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और अगर इस दिन को भी मात्र औपचारिकता ही निभाई जाए तो किसको दुख नहीं होगा। मौसी अपना फर्ज पूरा करना चाहती थी और सुखलाल अपनी बेटी के लिए माँ की जरूरत को पूरा करना चाहता है। उसकी खुशी की कौन सोच रहा है। हालांकि उसके पिता अच्छी खासी संपत्ति और जेवर छोड़कर गए थे, जो मौसी के पास थे। शायद उसके मन में ये विचार इसलिए घर कर गए क्योंकि जुमना बुआ ने उसके मन में जो जहर घोला था, वह जहर अपना काम कर रहा था। अब उर्मिला को अपनी माँ और पिता की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था जब वह 18 साल की थी, तब उसके पिता शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे और एक दिन जब फोन आया कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उस दिन उसकी जुमना मौसी उन्हीं के साथ घर पर थी। उर्मिला की माँ ने अपनी बहन के पास दोनों बच्चों को छोड़ते हुए कहा था कि दीदी बच्चों का ध्यान रखना। वे दोनों बस के द्वारा गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों खत्म हो गए। उसके बाद जानकी मौसी ने पालन पोषण किया और उर्मिला को इंटर तक पढ़ाया। प्यारे का मन पढ़ाई में नहीं लगा और भूलने की बीमारी की वजह से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। उर्मिला को प्यारे की भी चिंता हो रही थी। उसकी शादी के बाद प्यारे का क्या होगा। विदाई के बाद उर्मिला सुखलाल के साथ जब उसके घर के दरवाजे पर पहुंची, तब शोभा ने उसकी आरती उतार कर स्वागत किया। उर्मिला और सुखलाल ने देहली पूजन कराया गया। उसके बाद सुखलाल मेहमानों के पास जाकर बैठ गया। उर्मिला को एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया, जहां कुछ महिलाएं उसके आसपास बैठ गईं। एक महिला ने उर्मिला के चेहरे को देखते हुए कहा, शोभा अपनी देवरानी बिल्कुल सुमन जैसी ही लाई है।
बिल्कुल वैसे ही नैन नक्श हैं। एक अन्य पड़ोसन बोल पड़ी, अब आदत भी सुमन जैसी हो तो जानो। तभी वहां बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, सुमन जैसी होना तो बहुत ही मुश्किल है। परिवार को ऐसा बना के चली थी कि आज तक कोई भूल नहीं पाया उसे। यह सारी बात मनी मन उर्मिला को कचोट रही थी। उन महिलाओं की बातें उसे बुरी लग रही थी। वह सोच रही थी कि ये औरतें मेरी सुंदरता की तारीफ ना करके उस सुमन से मेरी जो तुलना कर रही हैं, जो अब दुनिया में है ही नहीं। इतने में शोभा गोद में नीमा को ले आई और नीमा को उर्मिला की गोद में देते हुए कहा, ये लो उर्मिला और अपनी जिम्मेदारी को संभालो। उर्मिला ने नीमा को गोद में ले लिया, पर वह दिल से नहीं चाह रही थी। उसके दिमाग में जुमना बुआ की कई बातें अभी भी घूम रही थी। उसने एक नजर नीमा पर डाली और उर्मिला के चेहरे की तरफ देख रही थी। मासूम नीमा को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता था। पर वो कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। उर्मिला पहले ही मान बैठी थी कि उसे नीमा को नहीं अपनाना है, इसलिए उसने धीरे से उसकी आंखों से बचाकर छोटी सी नीमा को उंगलियों से चुटकी काट ली, जिससे नीमा जोर जोर से रोने लगी। उर्मिला सबके सामने नीमा को चुप कराने का नाटक करने लगी। शोभा ने नीमा को फिर से अपनी गोद में ले लिया तो नीमा चुप हो गई। इसे देखकर वहां बैठी एक औरत ने कहा, अभी अपनी नई मां को पहचाना नहीं है। इतना सुनते ही सारी औरतें हंसने लगी। कुछ देर बाद सभी ने ढोलक बजाई, बधाई गीत गाए। उसके बाद सारी औरतें चलने लगी। सारे मेहमान भी जाने लगे। कुछ खास मेहमानों को रोकने का प्रयास किया गया, शोभा और रामलाल ने, जो कि उन्हें रोक रहे थे। पर आजकल मेहमानी खाने का समय ही किसके पास है। सभी को अपने अपने कामों से फुर्सत ही कहाँ है। मेहमानों को विदा करने के बाद जब रामलाल और शोभा सुखलाल के पास बैठकर उर्मिला के हाथ से बनी चाय पी रहे थे, तभी शोभा रामलाल से बोली, देखे जी, मैं सोच रही हूँ घर की सारी जिम्मेदारी अब उर्मिला के हाथों में सौंप दूं। रामलाल थोड़े चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोले, क्यों थक गई हो शोभा? शोभा कहने लगी, जी थकी नहीं हूं, सोच रही हूँ उर्मिला के हाथों में जिम्मेदारी आएगी तो घर संभालना सीख जाएगी। उर्मिला रसोई के गेट पर खड़ी इतना सुनते ही मने मन खुश हो गई। इतना सुनते ही सुखलाल ने कहा, भाभी ये जिम्मेदारी अभी आप ही संभालो, अभी तो आपको नीमा की जिम्मेदारी संभालने दो उसे। उर्मिला मन महसूस कर रह गई। चाह तो रही थी कि अभी मुंह खोलकर कह दे कि अब आप लोग अपने घर की जिम्मेदारियां देखो, पर नई दुल्हन की कुछ मर्यादाएं होती हैं। कुछ देर बैठने के बाद सबने मिलकर शाम का खाना खाया। रामलाल खुश था और शोभा भी। दोनों ने अपना एक और फर्ज पूरा किया था, अपने भाई का उजड़ा हुआ घर एक बार फिर से बसा दिया था। रात के लगभग 10 बज चुके थे। रामलाल और शोभा जब बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चल दिए, तब शोभा की गोद में नीमा थी। क्योंकि शोभा जानती थी नीमा को शोभा की आदत पड़ चुकी है, इसलिए वह आज भी नीमा को अपने साथ सुलाना चाह रही थी, इसलिए नीमा को लेकर चल दी। इतने में उर्मिला ने शोभा के पीछे से आवाज दी और बोली, अरे दीदी सुनो। शोभा वहीं रुक गई। उर्मिला उसके पास पहुंची और नीमा को गोद से खींचते हुए बोली, दीदी अब आप अपनी जिम्मेदारियां कम कर लो तो अच्छा है, जो आपका है उसकी चिंता करो, बाकी की चिंता छोड़ दो। शोभा उर्मिला की आंखों में विद्रोह की भावना को साफ देख रही थी। शोभा साफ समझ रही थी कि ऐसा उसने उसकी जिम्मेदारियों को बांटने के लिए नहीं बल्कि कटाक्ष किया है। फिर भी शोभा ने कुछ नहीं कहा और नीमा को जो उसकी ओर देखकर उसके सर पर हाथ फिराकर वह वहां से चली गई। कुछ देर बाद शोभा ने नीमा के लिए दूध और दूध की बोतल रिंकू के हाथ भिजवा दी। उर्मिला ने शोभा से यह बातें कह तो दी, पर वह बहुत ही आलसी और लापरवाह थी। सभी के जाने के बाद वह सो गई और मुड़कर भी उसने नीमा की तरफ नहीं देखा। सुखलाल के साथ नीमा थोड़ी देर खेलकर सो गई। देर रात जब नीमा को भूख लगी तो रोने लगी, पर उर्मिला के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। वह पड़ी सोती रही। सुखलाल ने सोचा शायद दिन भर की थकान है, इसलिए सोने दिया और अपने आप उठकर दूध की बोतल तैयार की और नीमा को गोद में लेकर आंगन में आ गया। मई की गर्मी में हवा अच्छी चल रही थी, इसलिए आंगन में नीम के पौधे के पास आकर बैठ गया। सुखलाल जब भी अपने को अकेलापन महसूस करता था तो उस नीम के छोटे से पौधे से अपने मन की बातें करता था। वह उससे कहता था, अगर सुमन जिंदा होती तो वह नीमा का और उस पौधे का पूरा ध्यान रखती। वह नीमा की ओर देखता जो दूध पीते पीते सो गई थी। वह आंगन में पड़ी चारपाई को
वहीं पर बिछाकर उसी पर लेट गया। नीमा को उसने अपने पेट पर लिटा लिया और अपने आप तारों को निहारते निहारते सो गया। उधर शोभा को उर्मिला की बातें और उसके कहने के तरीके को लेकर बहुत दुख हो रहा था। वह रामलाल से इसलिए यह सब कहना सही नहीं समझ रही थी कि शोभा के कहने पर ही सुखलाल और उर्मिला से शादी करने के लिए तैयार हुआ है और शोभा ने उर्मिला के अच्छे व्यवहार की गारंटी ली थी और शायद इसलिए वह ज्यादा चिंतित थी। शोभा को नीमा की भी याद आ रही थी क्योंकि जब से नीमा ने जन्म लिया था तब से शोभा के पास रहती थी और आज अचानक नीमा उससे दूर हो गई थी। उसका दिल कर रहा था कि जाकर अभी देखकर आऊं कि कहीं नीमा रो तो नहीं रही है। इसी उधेड़-बुन में वह सारी रात सो नहीं पाई। सुबह को भी उर्मिला देर से उठी। तब तक सुखलाल रामलाल के यहाँ से चाय नाश्ता करके आ गया था और शोभा नीमा को भी जो बोतल से दूध पिला चुकी थी। जब उर्मिला उठी तो देखी सुखलाल ने उससे पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है उर्मिला? उर्मिला ने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ शरीर में तेज दर्द है, तभी आज उठने में देर हो गई। सुखलाल ने कहा, भाभी ने तुम्हारे लिए कचौड़ियां भेजी हैं, नहा धोकर उन्हें खा लो और फिर तुम्हें दवाई दिला दूंगा। सुखलाल किसी काम से घर से बाहर चला गया। उर्मिला झटपट नहा धोकर तैयार हो गई और जैसे ही नाश्ता करने बैठी तभी घर से बाहर किसी के करहाने की आवाज आई। वह चिरपरिचित आवाज उसके घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। उर्मिला जब बाहर की ओर आई तो देखी कि वह प्यारे है। उसके कपड़े जहां तहां से फटे हुए हैं। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जमकर पीटा हो। उर्मिला प्यारे को पकड़कर अंदर ले आई और वहां बैठाकर जहां वह नाश्ता करने जा रही थी, प्यारे सब कचौड़ियों को प्लेट में देखा तो वह उर्मिला से बिना पूछे प्लेट उठाकर खाने लगा। उर्मिला कभी प्यारे को देखती तो कभी कचौड़ियों को, पर वह कुछ कह नहीं सकती थी। बस लार जो मुंह में ही उसकी जो टपकती रही और प्यारे इधर सारी प्लेट साफ कर गया था। फिर उर्मिला ने पूछा, प्यारे तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? प्यारे बताने लगा। प्यारे के साथ दरअसल हुआ यह था, जब वह घर से चला तब मौसी ने कुछ मिठाई बनाकर प्यारे को दी थी। कहा इसे अपनी बैग में कपड़ों के साथ रख लो और साथ ही कुछ पैसे देते हुए कहा था, इन्हें ध्यान से रख ले किराए भाड़े के लिए। प्यारे ने रुपए भी बैग में रख लिए और बैग को गमछे से बांधकर कंधे पर लटका लिया। प्यारे बहुत ही सावधानी से बस में बैठ गया और बैग से पैसे निकालकर टिकट भी ले लिया और बस के पीछे वाली सीट जो सबसे लंबी होती है वहां पर जाकर बैठ गया। उस बस में एक चोर भी था जिसने प्यारे के बैग से रुपए निकालते हुए देख लिया। वह आकर प्यारे के पास बैठ गया और उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। चोर ने प्यारे से कहा, आज गर्मी बहुत है। प्यारे बोला, हाँ। प्यारे ने गमछे के छोर से पसीना पोंछते हुए कहा। प्यारे के बैग की ओर देखते हुए बीच में जगह करते हुए बोला, अरे बैग में क्या क्या रखे हुए हो, यहाँ पर रख लीजिए सेठ जी। सेठ जी क्या बोला आपने? प्यारे ने कहा। तो चोर ने एक बार फिर कहा, सेठ जी लगते तो आप बिल्कुल सेठ जी हैं। तो प्यारे बोला, जी हाँ क्यों नहीं, है ना आप सेठ जी? हूं ना मैं सेठ जी। और प्यारे ने इटलाते हुए कह दिया। चोर समझ गया कि आज अच्छा मूर्ख मिला है। वह प्यारे से बोला, तो हमें भी सेवा का मौका दे सेठ जी, और उसका बैग पकड़कर बीच में रख लिया। कुछ दूर बस चली तो चोर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वह एक नजर प्यारे के चेहरे पर रखे हुए था और हाथ से गमछे की गांठ खोल रहा था जिससे बैग न बंधा हुआ था। अंत में चोर कामयाब भी रहा और वह एक और शरारत कर गया था। उसकी दूसरी ओर बैठी नवविवाहिता स्त्री के पल्लू से प्यारे के गमछे को बांधकर चला गया। बैग लेकर रास्ते में जैसे ही वह चोर उतर गया और जब बस अड्डे पर बस रुकी तो सभी सवारियां उतरने लगी। प्यारे भी जब उतरने लगा तब उस स्त्री का पल्लू भी उसके साथ खींचने लगा, जिससे वह स्त्री जोर से चिल्लाई तो उसके साथ बैठे उसके पति ने और बस के अन्य लोगों ने मिलकर प्यारे की जमकर पिटाई कर दी। इस कारण प्यारे के कपड़े फट गए और जगह जगह पर चोटों के निशान भी आ गए। इसी हालत में प्यारे उर्मिला के घर पहुंचा। सुखलाल ने घर आने के बाद उसने जो उसका इलाज कराया और उसको नए कपड़े दिलाए। प्यारे अब वहीं रुक गया। उर्मिला उसके आने से खुश थी। जब सुखलाल मिल में जाता तो प्यारे भी उसके साथ चला जाता था। छोटे मोटे काम में सुखलाल का हाथ बटाता था। कभी कभी अपनी बेवकूफी से सुखलाल को परेशान भी कर देता था, पर उर्मिला का भाई होने की वजह से सुखलाल उसको कुछ नहीं कहता था।
ऐसे ही दिन बीतने लगे। नीमा के प्रति उर्मिला का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी। कभी कभी तेज भूख से नीमा रोती रहती, पर उर्मिला अपने में ही मस्त रहती। एक दिन की बात है, जब नीमा आंगन में चारपाई पर पड़ी जोर जोर से रो रही थी। उर्मिला अंदर कमरे में बेड पर बैठी टीवी देख रही थी। जब नीमा के रोने की आवाज उसको तंग करने लगी, तो उर्मिला ने टीवी की आवाज और तेज कर ली। इतने पर वहां पर शोभा आ गई। शोभा ने देखा नीमा का चेहरा रोते रोते लाल हो गया है, और यदि वह कुछ देर और नहीं आती तो वह चारपाई से नीचे गिर जाती। शोभा ने दौड़कर नीमा को उठा लिया और उसको चुप कराने लगी। जब वह अंदर गई, तब उर्मिला उसको देखकर सकपका गई और उठकर खड़ी हो गई। कमरे में टीवी की तेज आवाज गूंज रही थी, इसलिए पहले शोभा ने टीवी बंद कर दिया और फिर उर्मिला को डांटते हुए कहा, यह सब क्या है उर्मिला? तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई देती? देखो रो रो कर इसकी क्या हालत हो गई है। इसके रोने की आवाज घर के बाहर तक जा रही है, पर तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही। पहले तो उर्मिला अपना सिर नीचे डाले चुपचाप सुनती रही, और फिर अचानक नीमा को शोभा की गोद से छीनकर नीमा पर चिल्लाती हुई बोली, क्या हुआ है? क्यों मरी जा रही है? इतनी जोर से रोती है कि बाहर वाले घर में घुसकर आ जाते हैं। इतना सुनते ही मानो शोभा को किसी ने चांटा मारा हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उर्मिला उससे ऐसा क्यों कह सकती है। उर्मिला को चुप कराने के लिए उसके मुंह से सहसा ही निकल गया, तुम आज जो यहाँ बैठी हो ना, वह सब मेरी वजह से ही हो, और उस पर मुझसे इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उर्मिला ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर? घर के काम काज और बच्चे को पालने के लिए ही तो शादी कराई गई मेरी। अपने स्वार्थ के लिए लाए हो यहाँ? कौन सा महारानी बनाकर रखने के लिए लाए हो? और तो और जिम्मेदारी के नाम पर सब कुछ तो समेट कर बैठी हो। इतना सुनते ही मानो शोभा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। उसको समझ नहीं आ रहा था वह उर्मिला से क्या बोले। शायद ऐसा इसलिए था शोभा ने आज तक इस अंदाज में किसी से बात नहीं की थी। उर्मिला ने इतने कड़वे वचन सुनकर शोभा का मन कर रहा था वह उर्मिला को दो हाथ मारकर सारी हैकड़ी निकाल दे और परिवार में बड़ी होने के नाते उसको सही रास्ता दिखा दे, पर शोभा बहुत ही सभ्य थी। उर्मिला की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब शोभा ने जान लिया कि उर्मिला से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, तो वह वहां से चली गई और घर पर आकर खूब रोई। शाम को जब रामलाल घर आए, तब शोभा को उदास देखा तो पूछने लगे, क्या शोभा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? शोभा कहने लगी, तबीयत तो ठीक है, बस थक गई हूँ। शोभा ने उदास होकर कहा, थक गई हो? रामलाल ने कहा, आराम कर लो, दिन भर लगी तो रहती हो। रामलाल ने शोभा के माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। तो शोभा कहने लगी, आराम ही तो चाहती हूँ, सुनो एक बात कहूँ आपसे। शोभा ने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, तो रामलाल ने देखा उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रामलाल ने शोभा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या बात है शोभा, आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, कहो क्या बात है? शोभा कहने लगी, सुनो जी, अब हमें सुखलाल को उसके हिस्से का जो उसको देना है वो दे दीजिए। तो रामलाल कहने लगा, अरे तुम क्या कह रही हो, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? रामलाल उसके पास बैठते हुए कहने लगा। तो शोभा कहने लगी, हाँ, आज हमने जो कुछ भी इस परिवार को बनाने के लिए किया वो सब बेकार हो गया। आज उर्मिला ने मुझसे इस अंदाज में बात की है जैसे हम उसका सब कुछ लेकर बैठे हों। और फिर शोभा ने रामलाल को पूरी घटना बताई और उर्मिला की सारी बातें भी। रामलाल ने कहा, अच्छा तो यह बात है, एक ना एक दिन तो हमको सुखलाल का जो है उसको देना ही था। इससे पहले सुखलाल भी हमसे कुछ कहे, हमें उसका हिस्सा उसको दे देना चाहिए। क्यों, क्या कहती हो शोभा? शोभा, जो अब तक अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह को दबाए रो रही थी, बोली, जी बिल्कुल। रामलाल शोभा के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, इसमें रोने की क्या बात है? शोभा रोती रोती बोली, माँ बाबूजी के मरने के बाद हमने सुखलाल को अपने बच्चे की तरह पाला है और आज हमें यह दिन देखने को मिल रहा है। रामलाल ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे पगली, तो सुखलाल ने कुछ कहा है क्या? उसको तो अभी कुछ पता भी नहीं है, पता है क्या उसको बेचारे को? तो वह बोली, नहीं। शोभा ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। रामलाल कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, और मैं चाहता हूँ शोभा कि उसको इस बात का पता भी ना चले। अभी अभी बेचारा सुमन की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया है और मैं नहीं चाहता कि घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो। शोभा की ओर देखते हुए रामलाल ने कहा तो शोभा बोली,
तुम परेशान ना हो, मैं सुखलाल से अपने हिसाब से ही बात करूंगी और कुछ इस तरह बात करनी होगी उसको दुख भी ना हो और सारा काम भी हो जाए। दूसरी तरफ जब सुखलाल घर पहुंचा तब उर्मिला रोती हुई मिली। तब सुखलाल ने पूछा, क्या हुआ उर्मिला, क्यों रो रही हो? तो उर्मिला रोती हुई बोली, आज भाभी ने मुझे बहुत डांटा। तो वह बोला, अच्छी बात है, जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी। तो उर्मिला कहने लगी, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ और अपनी नीमा को भी संभालना पड़ता है। एक तो मैंने अपने घर का कोई काम नहीं किया और यहाँ पर इतना काम करना पड़ता है कि निपटाया ही नहीं जाता। सुखलाल ने कहा, नहीं आता तो सीख जाओगी करते करते, और फिर काम सीखने में अगर डांट खानी भी पड़ जाए तो रोने की कौन सी बात है। उर्मिला बोली, अरे कुछ कायदे से भी तो बताया जाता है, मेरे मरे हुए माँ बाप के लिए बोलेगी? उर्मिला ने शिकायत के लहजे में कहा। तो वह कहने लगा, मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। सुखलाल ने बात को नकारते हुए कहा। उर्मिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे क्या मालूम था कि कोई खुशखबरी सुनाने पर इतना बुरा लग सकता है उनको। उर्मिला ने चालाकी से रोते हुए कहा, खुशखबरी? जो वह पूछने लगा, कैसी खुशखबरी? सुखलाल ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा। उर्मिला ने रूठते हुए कहा, किसी को क्या मतलब? अरे किसी को नहीं तो मुझे तो है। सुखलाल ने कहा, बता क्या बात है? सुखलाल ने उर्मिला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बता क्या खुशखबरी है? उर्मिला सुबकते सुबकते रोकर बोली, आज जब मैंने दीदी को बताया कि मुझे लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा और खुश होने की बजाय मुझसे उल्टा सीधा बोलने लगी। सुखलाल ने कहा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? तो उर्मिला बोली, हाँ। और सुखलाल ने उसे अपने गले से लगा लिया। बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है। सुखलाल ने उर्मिला के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उर्मिला ने रोने का नाटक करते हुए कहा, फिर दीदी को अच्छा क्यों नहीं लगा? सुखलाल ने समझाते हुए कहा, छोड़ो भी, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई और बात हो। जो प्यार करते हैं उन्हें डांटने का भी तो हक होता है। उर्मिला बोली, ठीक है, तुम मुझे प्यार करते हो, बस मुझे और क्या चाहिए? उर्मिला ने सुखलाल की आंखों में देखते हुए कहा था। कुछ देर बाद सुखलाल से उर्मिला बोली, सुनो, एक कामवाली अगर लग जाए तो नीमा को संभाल लेगी और अगर मुझे काम दाम में जो परेशानी होगी उसमें भी हाथ बटा देगी। सुखलाल ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। उर्मिला सुखलाल के सामने तो नीमा से बहुत प्यार जताती थी, पर जब सुखलाल घर पर नहीं होता तब वह नीमा का ध्यान नहीं रखती थी। उर्मिला सुखलाल को शोभा और रामलाल के प्रति भी भड़का रही थी। वह लगभग रोज कोई न कोई झूठी कहानी सुनाती रहती। सुखलाल के मन में अपने प्रति सहानुभूति और उनके प्रति नफरत का बीज बो रही थी। और जैसे कि कहा जाता है, दूध अधिक मात्रा में हो तो फिर भी उसको फाड़ने के लिए 2 बूंद खट्टा ही काफी है। ठीक उसी प्रकार प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो और यही दिल में यदि कोई बुराई का बीज पड़ जाए तो सब कुछ बुराई अच्छाई जो बुराई में बदल जाती है और एक ही दिन में बदल जाती है। जब आंखों पर शक का चश्मा चढ़ जाता है तो अगला व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसकी अच्छाई नजर नहीं आती, बस बुराई दिखती है। सुखलाल और उर्मिला के बदले व्यवहार को रामलाल भांप गया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा ना आ जाए सुखलाल और उर्मिला कोई ऐसी बात कह दे जो रामलाल और शोभा के लिए असहनीय हो। ऐसी स्थिति को भांपते हुए एक दिन सुखलाल को बुलाकर रामलाल ने सारी संपत्ति के 2 बंटवारे करके उसके हिस्सा सुखलाल को देते हुए कहा। रामलाल और सुखलाल के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। शोभा उर्मिला से बात नहीं करती थी। बच्चे भी एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो गए। 2 सगे भाई अब पड़ोसियों की तरह रहने लगे थे। उर्मिला का भाई प्यारे उर्मिला के घर में रहने लगा था। वह सुखलाल के साथ चीनी मिल में काम करता और सुखलाल का हाथ बटाने की कोशिश करता। कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से काफी मुश्किल भी खड़ी कर देता था, पर मिल में सुखलाल की वजह से प्यारे को कोई कुछ नहीं कहता था। यहाँ तक सुखलाल भी प्यारे की गलतियों को नजरअंदाज कर देता था। सुखलाल ने घर का काम करने के लिए गांव में ही रहने वाली एक गोमती को लगा दिया जो नीमा की देखभाल करती थी, घर का झाड़ू बर्तन खाना बनाती थी। साथ ही गोमती के माध्यम से उनके घर की सारी बातें पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ ही समय में पूरा गांव जानने लगा शोभा और उर्मिला के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रामलाल और सुखलाल के भाईचारे की जो लोग मिसाल दिया करते थे वो लोग अब उनकी पीठ पीछे बुराई करने लगे। गांव के लोग जिस घर को बहुओं की शोभा और सुमन के प्रेम की मिसाल दिया करते थे, अब शोभा और उर्मिला के बीच की जो भावना जो थी, उनके बीच की लड़ाई का जो उपहास उड़ाने लगे थे। कुछ समय बाद उर्मिला ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सीमा रखा गया।
सीमा नीमा की तरह ही बहुत सुंदर थी। उर्मिला सीमा को बहुत प्यार करती थी। सारा दिन सीमा की देखभाल करती और नीमा को नजरअंदाज। नीमा ज्यादातर गोमती के पास रहती। इसका मुख्य कारण यह था, सुखलाल यह जानता था उर्मिला नीमा के साथ कैसा व्यवहार करती है, इसलिए सुखलाल गोमती को इसके लिए अतिरिक्त पैसे देता था। नीमा का ध्यान रखे और उसे ज्यादा समय दे। समय बीता और नीमा 5 साल की हो गई। अब नीमा और सीमा दोनों स्कूल जाने लगी। नीमा बहुत समझदार थी। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती। किसी भी पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती। नीमा और सीमा एक ही क्लास में थी। नीमा का सीमा से अच्छे नंबर लाना उर्मिला को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब नीमा पढ़ने बैठती तो उर्मिला अक्सर नीमा को किसी काम के बहाने उठा देती और उसकी पढ़ाई में बाधा डालती। उर्मिला की यही कोशिश रहती कि नीमा हमेशा सीमा से पीछे रहे। घर के छोटे छोटे कामों नन्ही सी नीमा से कराती। उर्मिला वो सब नीमा से कराती तो नीमा को समय से कॉपी किताबें भी जो उपलब्ध नहीं कराती थी, जिससे नीमा पढ़ाई में सीमा से पीछे रहे। पर नीमा अभाव में भी पढ़ाई अच्छे से किया करती थी और कुछ ही समय में उसने अपने पूरे स्कूल के सभी टीचर्स की चहेती बन गई। अपने चेहरे की मासूमियत और प्यारी सी मुस्कुराहट सभी के दिल को वह जीत लेती थी। जब नीमा बात करती तो सभी का मन मोह लेती थी। सीमा नीमा से मिलकर रहती थी। उर्मिला सीमा को नीमा के खिलाफ बहुत भड़काया करती थी। उसको नीमा से दूर रहने को कहती थी और साथ में खेलने को मना करती थी। पर मासूम सीमा ने दुनियादारी की बातों में कहाँ समझती थी। उसको नीमा का साथ पसंद था। उर्मिला के बार बार समझाने पर भी वह नीमा का साथ नहीं छोड़ती थी। उसी के साथ खेलती और पढ़ती। दोनों बच्चियां रोज सुबह सुखलाल के साथ स्कूल जाती और छुट्टी के समय सुखलाल उन्हें लेने जाया करता था। एक दिन सुखलाल को किसी काम से शहर जाना था। तब नीमा और सीमा प्यारे के साथ स्कूल गईं। स्कूल के गेट पर स्कूल के बच्चों को देखभाल के लिए आया रज्जो खड़ी थी। रज्जो थोड़ा तुतलाकर बात किया करती थी। जब प्यारे दोनों बच्चियों को छोड़कर जा रहा था तब रज्जो ने प्यारे से पूछा, आप इनके कौन हैं? उसने तोतली आवाज में बोला, आप इत्तेतौन हैं? तो प्यारे ने कहा, नहीं जी, मैं तो इत्तेतौन नहीं, मेरा नाम तो प्यारे है। रज्जो ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अले नहीं, आप इत्तेतौन हैं। तो प्यारे ने फिर से दोहराया, मैं प्यारे हूं, प्यारे इत्तेतौन नहीं हूं। तभी रज्जो ने देखा कि एक बच्चे को छोड़ने उसके पिता आए हैं। तो प्यारे को उनका उदाहरण समझाते हुए कहा, ये इत्ते पापा हैं या आप इत्तेतौन हैं? प्यारे ने हाथ जोड़ते कहा, देवी जी, ये इत्ते पापा होंगे पर मैं इत्तेतौन नहीं हूं। रज्जो ने गुस्से में बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इत्तेतौन हो? प्यारे ने रज्जो की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता मैं इत्तेतौन नहीं प्यारे हूं? रज्जो ने पास में पड़ी लकड़ी उठाते हुए कहा, मुझे पागल का, और लकड़ी लेकर प्यारे की ओर बढ़ी। तभी नीमा बीच में आ गई और प्यारे से बोली, मामा, आंटी पूछ रही हैं आप इनके कौन हैं? और रज्जो ने कहा कि आंटी, ये मेरे मामा हैं। रज्जो ने गुस्से में कहा, इससे कह दो कि बदे लेने ना आए। नीमा ने प्यारे की तरफ देखा और प्यारे पहले ही बोल पड़ा, मैं समझ गया, 2 बजे लेने आना है। और रज्जो की तरफ देखकर मुस्कुराया। रज्जो का गुस्सा ठंडा हो गया। वो भी मुस्कुरा दी। बच्चों को छोड़कर जब प्यारे चीनी मिल में पहुंचा तब एक मजदूर ने कहा, देखो बच्चों को स्कूल से लेने 2 बजे जाना है, मुझे याद दिला देना। मजदूर ने कहा, ठीक है सेठ जी। प्यारे ने कहा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। मजदूर ने कहा, आज मुनीम जी तो छुट्टी पर हैं, आप ही हमारे लिए सेठ जी हो। प्यारे का तो सीना चौड़ा हो गया। उसके हाव भाव सेठों जैसे हो गए। मजदूर समझ गया कि प्यारे को सेठ जी कहकर बुलाने से मूर्ख बनाया जा सकता है। प्यारे जाकर अपनी जगह बैठ गया और मजदूर से कहा, अरे सेठ जी। मजदूर ने कहा, अरे सेठ जी, अपने जीजाजी की गैर हाजिरी में आप ही तो यहाँ के सेठ जी हैं। सुखलाल की गद्दी की ओर इशारा करते हुए कहा, आज आप उनकी जगह यहाँ पर नहीं, आपकी जगह तो आज आपके जीजा की जगह पर है। प्यारे ने गद्दी की ओर देखा और उसकी ओर अकड़ कर चल दिया। मजदूर ने प्यारे के हाथ में पकड़े चाबी के गुच्छे की ओर देखा और कहा, इन्हीं चाबियों में तो है इस तिजोरी की चाबी जिसके मालिक आप हैं। आप हो सेठ जी। प्यारे के हाव भाव से लग रहा था वह चने के झाड़ पर चढ़ चुका है। वह ऐंठ कर गद्दी पर बैठ गया।
और तिजोरी की चाबी को अपनी आंखों के सामने करके ध्यान से देखने लगा। मजदूर ने कहा, मालिक, आज आप ही हमारे माई बाप हो। अगर कुछ रुपए मिल जाते तो आपकी गुलामी पूरी जिंदगी करूंगा। और वह उसके पैरों की तरफ झुकने लगा। प्यारे का हाल उस कौवे की तरह था जिसके मुंह से रोटी का टुकड़ा लेने के लिए लोमड़ी उसकी आवाज की तारीफ करती है और फिर वह अपनी चालाकी से उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा ले लेती है। ठीक उसी प्रकार प्यारे तिजोरी खोलता है और उसमें हाथ डालकर कुछ रुपए निकालकर मजदूर को दे देता है। मजदूर जोर से नारा लगाता है, सेठ प्यारे लाल जी की जय। और प्यारे इटलाकर गद्दी पर धौक लगाकर बैठ जाता है। मजदूर बाहर जाकर मिल के अपने साथियों को यह बात बताता है कि उसने कैसे प्यारे को जो सेठ बनाकर मूर्ख बनाया। कुछ ही देर में वहां पर मजदूरों की लाइन लग गई। सभी नारा लगा रहे, सेठ जी की जय। और अपना नंबर आने पर मजदूर प्यारे के पैरों की ओर झुकते और प्यारे सभी मजदूरों को एक एक नोट देता जा रहा था और एक दानी सेठ की तरह व्यवहार कर रहा था। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक तिजोरी खाली नहीं हो गई। उस दिन मिल के सभी मजदूरों ने काम नहीं किया। कहीं कोई दारू पीकर मस्त था तो कहीं कोई जुआ खेल रहा था। कुछ मजदूर अपने घर भाग गए। कब 2 बज गए प्यारे को ध्यान ही नहीं आया। वह भूल गया कि बच्चों को स्कूल से लाना भी है। उधर सीमा और नीमा दोनों स्कूल के गेट पर खड़े होकर प्यारे मामा का इंतजार कर रही थी। पर 3 बज गए फिर भी प्यारे नहीं आया। सीमा ने नीमा से कहा, मामा अभी नहीं आए, क्यों ना हम आज अपने आप घर चलें। नीमा ने कहा, अगर मामा यहाँ आए तो हम नहीं मिले तो फिर परेशान होंगे। सीमा ने कहा, अरे दीदी, क्या तुम नहीं जानती हो मामा सब कुछ भूल जाते हैं। नीमा ने स्कूल के गेट की तरफ देखा जो बंद हो चुका था। सीमा ने कहा, आखिर कब तक इंतजार करेंगे दीदी। नीमा ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर और देखते हैं। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद सीमा फिर बोली, क्या तुम्हें घर का रास्ता नहीं मालूम? चलो मैं बताती हूँ। नीमा ने कहा, घर का रास्ता तो मालूम है पर पापा ने मना किया है अकेले कहीं भी जाने को। पर सीमा कहने लगी, पर पापा तो आज हमें लेने नहीं आने वाले। सीमा ने कहा तो वह कहने लगी, हाँ, लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था स्कूल की छुट्टी हुए पर प्यारे अभी भी बच्चों को लेने नहीं पहुंचा था। नीमा ने सीमा का हाथ पकड़ा और पैदल ही घर की ओर निकलने का निर्णय लिया। घर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। पीठ पर भारी बैग और दोनों मासूम बच्चियों को क्या पता कि उनको क्या क्या करना है। धीरे धीरे दोनों घर की ओर बढ़ने लगी। सीमा और नीमा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही थी पर सीमा नीमा का हाथ छुड़ाकर सड़क के किनारे लगे पौधे पर छोटे छोटे फूलों को सहलाती और कभी किसी फूल को तोड़ लेती और इकट्ठा करके हवा में उछालती। उसके और नीमा के ऊपर ही जो गिरते थे तो कभी उन पौधों पर बैठी तितलियों को उड़ाकर उनके पीछे भागती। नीमा सीमा को ऐसा करने से मना करती, फिर उसका हाथ पकड़ लेती और दोनों लगभग स्कूल से 1 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। दोनों थक गईं तो एक सड़क के किनारे बैठ गईं। जहां पर दोनों बैठी थी वहीं पर कुछ दूरी पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। उसके पास एक आदमी जो शकल से चोर लग रहा था आइसक्रीम खा रहा था। उसकी नजर इन दोनों बच्चियों पर पड़ी। उसने आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम ली और बच्चियों के पास जा पहुंचा। उसने सीमा की तरफ देखा और कहा, कैसे हो बेटा? सीमा ने हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छी हूँ। वह बोला, आइसक्रीम बढ़ाते हुए, आइसक्रीम खाओगी? नीमा ने बीच में बोलते हुए कहा, नहीं। वह आदमी सीमा से बोला, ये कौन है? सीमा ने कहा, मेरी दीदी है। नीमा बोली, सीमा, पापा ने मना किया है ना, जिनको नहीं जानते उनसे बात नहीं करनी। और इतना कहकर सीमा का हाथ पकड़कर नीमा घर की तरफ चल दी। कुछ दूर जाने के बाद सीमा को सड़क के किनारे एक पानी का नल लगा दिखा। दोनों बच्चे उससे पानी पीने लगे। इतने में वहां पर वही आदमी आ गया जो उन्हें आइसक्रीम दे रहा था। वह बोला, अगर प्यास लगी है तो आइसक्रीम खा लेते हैं बच्चों। सीमा और नीमा अचानक चौंक गई। नीमा ने कहा, अंकल आप यहाँ पर? तो वह बोला, हाँ बेटा, पर तुम लोग ऐसे कहाँ जा रहे हो? वह बोली। सीमा ने कहा, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। आज मामा हमें लेने आने वाले थे पर भूल गए। अजनबी आदमी बोला, कहाँ है तुम्हारा घर? सीमा ने कहा, हम वो कृष्णा कॉलोनी में है ना, वहां रहते हैं। अजनबी ने कहा, और तुम्हारे पापा का क्या नाम है? सीमा ने कहा, मेरे पापा का नाम सुखलाल है। वह अजनबी हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो सुखलाल की बेटियां हो। अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर तो मैं तुम्हारा चाचा हुआ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। अजनबी ने दोनों बच्चियों के कंधे से बैग उतारते हुए कहा, चलो लाओ ये भारी बैग।
पकड़ लेता हूं मैं और नीमा और सीमा उस अजनबी के साथ जो चल दी। उधर मील में प्यारे गद्दी पर बैठे बैठे सो गया। शाम के 4:30 बज चुके थे। तभी वही मजदूर दारू पीकर आया जिसने प्यारे से कहा था कि याद दिला देना कि बच्चों को स्कूल लेने जाना है। वह प्यारे से बोला, सेठ जी आज तो मजा आ गया। मुनीम जी होते तो सुबह आते ही गधे की तरह लग जाओ गांव में और फिर दोपहर 2 बजे खाना खाओ और खाना खाकर फिर शाम तक लग जाओ काम पर आपके राज में तो मौज ही मौज है। उसके मुंह से दोपहर के 2 बजे सुनकर प्यारे को याद आया कि उसे दोनों बच्चे स्कूल लेने जाना था 2 बजे। वह तुरंत ही वहां से स्कूल की तरफ भागा। उधर नीमा और सीमा उस अजनबी के साथ पैदल हाथ पकड़कर जा रही थी। तभी नीमा को लगा कि वो गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा है। नीमा ने कहा, अंकल हमारा घर इधर नहीं है, उधर है। अजनबी बोला, आज हम इधर से चलेंगे। नीमा और सीमा उसका हाथ खींचने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, नहीं हमें इधर ही जाना है। अजनबी समझ गया अब ये बच्चियां चिल्लाने लगेंगी। उसने तुरंत उनके बैग को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिए और उन दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर सड़क के किनारे पेड़ों के बीच जंगल की तरफ भागने लगा। नीमा और सीमा दोनों जोर जोर से चिल्ला रही थीं, रो रही थीं। इतने में नीमा को मौका मिला तो उस अजनबी के हाथ में उसने जोर से काट लिया, जिससे अजनबी रुक गया और दोनों को छोड़कर अपने हाथ को दबाने लगा। दोनों बच्चियां जमीन पर गिर गईं और रोने लगी। नीमा सीमा के पास आई और उसको सहलाने लगी। फिर दोनों तेजी से सड़क की तरफ भागने लगी। वे दोनों कुछ दूर ही भाग पाई थीं, तब ही उस आदमी ने उन्हें फिर से दोबारा पकड़ लिया। इस बार नीमा ने एक नुकीला पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसके घुटने पर मार दिया। पत्थर नुकीला था इसलिए उसको चुभा और चोट पहुंचाई। उस आदमी ने सीमा की तरफ एक तरफ फेंक दिया और नीमा को जोर से पकड़ लिया। नीमा सीमा को भाग जाने के लिए आवाज लगा रही थी। सीमा मदद मांगने के लिए रोड की तरफ भागने लगी। वह रोड के किनारे पर पहुंची ही थी कि एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। वह सुखलाल ही था जो शहर से वापस लौट रहा था। अचानक उसकी नजर सीमा पर पड़ी जो सड़क के किनारे लगभग गिर गई थी। सुखलाल ने तुरंत मोटरसाइकिल एक तरफ फेंकी और सीमा की तरफ भागा। उसने सीमा को उठाया और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे? सीमा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, पापा नीमा। सुखलाल तुरंत उस ओर दौड़ पड़ा जिधर सीमा ने इशारा किया। उधर वह आदमी नीमा को जोर से पकड़े हुए था और नीमा से कह रहा था, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुझे शहर ले जाऊंगा जहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है और उसके बदले मुझे ढेरों रुपए मिलेंगे। तेरी वजह से मेरे हाथ से आई एक लड़की निकल गई। अपने हाथ की ओर देखकर वह फिर गुस्से में नीमा की तरफ बढ़ा और अपने हाथ से उसका गला को जो दबाते हुए बोला, तेरे दांत बहुत तेज हैं, पहले मैं तेरे दांत ही तोड़ूंगा। इतने में सुखलाल वहां आ गया और उस आदमी को जोर से धक्का मारा। वह दूर जाकर गिरा। सुखलाल ने नीमा को उठाया और पूछा, तुम ठीक हो ना बेटा? नीमा ने कहा, हाँ पापा। वह आदमी उठ चुका था और दौड़कर सुखलाल की तरफ मारने के लिए आया। सुखलाल ने पलटकर उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। उसके बाद वह आदमी की उसने खूब धुनाई की। जब उस आदमी को लगा कि वह जीत नहीं पाएगा, वह वहां से भाग गया। सुखलाल नीमा को लेकर वहां पहुंचा जहां पर सीमा थी। दोनों बेटियां अपने पापा से लिपट गईं और बाद में उन्हें पूरी बात बताई। दोनों सुखलाल के साथ सकुशल घर आ गई। पीछे से घर में जब प्यारे आया तब सुखलाल ने उसको खूब डांटा। प्यारे के पास अपनी गलती को कोई भी कारण नहीं था छुपाने का, इसलिए वह चुपचाप अपनी डांट सुनता रहा। उर्मिला को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि प्यारे को भूल जाने की बीमारी बचपन से है, पर वह प्यारे की आफत अभी यहीं नहीं खत्म हुई थी। अगले दिन जब सुखलाल मील में पहुंचा तब उसको पता चला कि प्यारे ने तिजोरी का सारा रुपया लुटा दिया है। तो सुखलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। एक तो सुखलाल पहले से ही प्यारे से नाराज था, उस पर इस बात ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। गुस्से में सुखलाल ने प्यारे को डांटा और उसको वहां से चले जाने के लिए कहा। जब शाम को सुखलाल घर पहुंचा तब प्यारे घर नहीं पहुंचा था। उर्मिला रोए जा रही थी और दुहाई दे रही थी कि अगर मेरे भाई को भूलने की बीमारी है तो इसमें उसका क्या दोष है? मेरे भाई की जगह तुम्हारे भाई से कोई गलती हो गई होती तो फिर देखते हैं उसे कैसे तुम घर से भगा देते। सुखलाल उसी समय उठा और प्यारे को ढूंढने निकल पड़ा। उधर प्यारे एक मंदिर के बाहर बैठा आंसू बहा रहा था। तभी वहां पर रज्जो आ गई और वहां से पूजा करके वह निकल रही थी। रज्जो ने प्यारे को रोते हुए देखा तो पूछा, अले तू तो वही है ना, नीमा ता मामा? तो प्यारे ने रज्जो की तरफ देखा और आंसू पहुंचता हुआ दूसरी ओर मुंह करके बैठ गया।
रज्जो उसके पास गई और थाली से प्रसाद उठाकर देते हुए बोली, ले प्रसाद खा ले। प्यारे सुबह से भूखा था और झट से हाथ बढ़ा दिया और प्रसाद खाने लगा। रज्जो उसके पास बैठ गई और बोली, लो तू रहा है तू? प्यारे ने पूछा, यानी वो कह रही थी रो क्यों रहा है। प्यारे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे जीजा ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं अकेला हो गया हूँ, समझ में नहीं आता जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या करूं। रज्जो ने कहा, तो इसमें लोने वाली क्या बात है, मैं तो अकेली हूँ, मेरा भी तो इस दुनिया में तो ही नहीं है, यानी मैं तो अकेली हूँ, मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। रज्जो कहने लगी तो प्यारे ने अपने आंसू पोंछकर रज्जो की तरफ देखने लगा। रज्जो ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरी छोटेली माँ ने मुझे बहुत मालती थी, इसलिए मेरी बुआ मुझे अपने छात ले आई और कुछ दिन बाद वो भी मल गई। तब ते मैं अकेली हूँ, लोद मेले तुतलाने ता मदात बनाते हैं, फिर मैं अब नहीं लोती हूँ और तू आदमी होता लोता है। वह कह रही थी कि मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती थी, तो मेरी बुआ मुझे लेकर आ गई थी और लोग मेरे तुतलाने की वजह से मजाक बनाते थे। कुछ दिन बाद मेरी बुआ भी मर गई, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। और तभी एक भिखारी रज्जो के पास आया और प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तो रज्जो ने पूछा कि पूजा की थाली से प्रसाद उठाकर उसने उस भिखारी के हाथ पर रख दिया। भिखारी ने हाथ उठाकर कहा, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। यह सुनकर रज्जो शर्मा गई और प्यारे रज्जो की तरफ देखने लगा और बोला, वैसे बाबा कह तो सही रहे हैं, हम दोनों बेसहारा हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। रज्जो कुछ नहीं बोली, बस एक प्यार भरी नजर से वह प्यारे को देख रही थी। इतने में प्यारे ने रज्जो का हाथ पकड़ लिया और दोनों मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तब वहां सुखलाल अपनी मोटरसाइकिल से आ गया, जो प्यारे को ही ढूंढ रहा था। रज्जो को प्यारे के साथ देखकर सुखलाल कुछ कहने ही वाला था कि प्यारे बोल पड़ा कि जीजा, हम दोनों ने शादी करना चाहते हैं। सुखलाल ने रज्जो की तरफ देखा जो शर्मा रही थी। रज्जो ने एक नजर प्यारे को देखा और सुखलाल के पैर छूने लगी। सुखलाल ने रज्जो को आशीर्वाद देते हुए हाथ आगे बढ़ाया और प्यारे को देखते हुए मुस्कुरा दिया। प्यारे के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अब घर चलना है या यहीं शादी निपटाओगे? यह खुशखबरी अपनी बहन को नहीं बताओगे? और वह जोर से हंसने लगा। सुखलाल ने रज्जो से कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारी और प्यारे की बारात का इंतजाम करता हूँ। प्यारे सुखलाल के साथ घर आ गया। उर्मिला प्यारे को देखकर बहुत खुश हुई और जब प्यारे ने उसे शादी के बारे में बताया तो जब वह और ज्यादा खुश हो गई। कुछ ही दिनों में प्यारे और रज्जो की शादी करा दी गई। रज्जो स्कूल में काम करती थी और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके प्यारे को भी वहीं चपड़ासी का काम मिल गया। दोनों बच्चियां रोज रज्जो और प्यारे के साथ स्कूल जाती और आती थी। कुछ ही समय में रज्जो नीमा के प्रति उर्मिला के व्यवहार को समझ गई। वह नीमा में स्वयं के बचपन को देख रही थी। उसको याद है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ उससे घर का काम कराती थी, किसी काम के बिगड़ने पर उसे जानवरों की तरह पीटती थी। एक समय की बात है जब आंगन में खड़े नीम के पेड़ पर नीमा और सीमा खेल रही थी, तो सुखलाल ने नीम के पेड़ पर जो झूला डाला था उस पर झूलते समय अचानक सीमा गिर गई और उसको ज्यादा चोट आ गई थी और नीमा सीमा को झुला रही थी। इसलिए उर्मिला ने सारा दोष नीमा पर डाल दिया और नीमा की खूब पिटाई की। उसी वजह से रज्जो और उर्मिला में झगड़ा भी हो गया। सीमा को 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था। उसके बाद जब एक दिन सुखलाल काम पर गया, स्कूल की छुट्टी का दिन था, गर्मी में दोपहर के समय बच्चे सो रहे थे, तभी उर्मिला ने एक आदमी को बुलाया जो कुल्हाड़ी लेकर आया था। उर्मिला ने उसे नीम का पेड़ दिखाते हुए कहा, इसको जड़ से काट दो। वह मल्लू लकड़हारा था। उर्मिला के कहने पर मल्लू ने जैसे ही एक कुल्हाड़ी की चोट पेड़ पर की तो उसकी आवाज से नीमा जाग गई और जैसे ही नीमा बाहर आई तो उसने देखा मल्लू बार बार पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो नीमा एकदम से चिल्लाई और जाकर पेड़ से चिपक गई। नीमा के बीच में आ जाने से मल्लू ने कुल्हाड़ी चलाना बंद कर दिया और उर्मिला की तरफ देखने लगा। उर्मिला ने उसे नीमा को हटाने का इशारा किया। मल्लू ने नीमा को जोर से पकड़ा और पेड़ से अलग कर दिया। फिर से कुल्हाड़ी उठाकर चलाना चाहा, पर नीमा फिर से जाकर पेड़ से चिपक गई। वह जोर जोर से रो रही थी और मल्लू से बोल रही थी कि काका इसे मत काटो। उर्मिला फिर से कहा। उर्मिला ने, अरे देखते क्या हो मल्लू, हटाओ इसे और काटो। नीमा जोर जोर से रोने लगी, नहीं माँ इसे रहने दो, इसे मत काटो।
मल्लू ने नीमा को पकड़कर एक बार फिर हटाया और इस बार उर्मिला को पकड़ा दिया। उसने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार किया, नीमा जोर जोर से रोने लगी। वह वही उर्मिला के पैरों में गिर गई और बोली, माँ ऐसा मत करो, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अन्य कोई महिला होती तो शायद उसका दिल पिघल जाता, पर उर्मिला तो एक कठोर दिल की थी और ऊपर से वह मासूम नीमा से नफरत करने लगी थी। नीमा ने जैसे उर्मिला के हाथ छुड़ाया और मल्लू के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी कि काका इसे मत काटो, और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। मल्लू को उस पर दया आ गई। उसने नीमा को उठाया और बोला, अरे एक साधारण पेड़ से तुम्हें इतना लगाव है, क्या खास है इस पेड़ में? नीमा ने आंसू पोंछे और मल्लू के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, काका जब मेरा जन्म हुआ था उस दिन पापा ने इसको यहाँ लगाया था और पापा इससे अपने दुख सुख की बातें करते हैं। मैंने एक बार पापा से पूछा था, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो पापा ने कहा था, यह पेड़ तुम्हारे भाई जैसा है, फिर कोई अपने भाई को कटते कैसे देख सकता है काका? मल्लू नीमा की बातें सुनकर भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अरे वाह बिटिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें करती हो। नीमा से जुड़े हुए हाथों को अलग करते हुए बोला, माफी तुम्हें नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। अब तक दूर खड़ी उर्मिला उसके पास आई और बोली, क्या बेवकूफी है, एक पेड़ कभी भाई हो सकता है? मल्लू तुरंत खड़ा हो गया और उर्मिला से बोला, कैसी निर्दयी हो तुम, जो अपनी ही बेटी के आंसुओं की कीमत नहीं समझती, और एक पेड़ को अगर वह भाई मानती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम एक पत्थर को भगवान कैसे मान लेते हैं? इतने में उर्मिला मुंह बिगाड़ कर बोली, तू तो बड़ी महात्मा जैसी बातें करता है, कभी और पेड़ नहीं काटे क्या? मल्लू ने कहा, पेड़ तो बहुत काटे हैं, पर किसी की आत्मा पर कुल्हाड़ी चलाना हमें नहीं आता। उर्मिला हंसते हुए बोली, तू तो डर गया, तुझे लगता है कि इस पेड़ में आत्मा है। मल्लू ने कहा, तुम जैसी औरत शायद इस बात को नहीं समझ सकती। अगर किसी निर्जीव वस्तु को अपनी अंतरात्मा से चाहता है जो, तो उसकी नजर में वह निर्जीव पूरी वस्तुओं से भी ज्यादा जान पड़ती है उसमें। जैसे इस पेड़ में जब कुल्हाड़ी चलती है तब दर्द इस बेचारी लड़की के दिल को होता है। उर्मिला झुंझलाकर बोली, ये प्रवचन कहीं और जाकर सुनाना, पेड़ काटना है तो काटो, नहीं यहाँ से चलते बनो। मल्लू ने कहा कि मैं यहाँ कौन सा रहने आया हूँ, पर एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इस पेड़ को काटूंगा नहीं और ना ही गांव के किसी और लकड़हारे को काटने दूंगा। इतना कहकर मल्लू वहां से चला गया। उर्मिला अपनी जो असफलता पर खिन्न थी, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने नीमा की तरफ नफरत से देखा और अंदर चली गई। नीमा हुई आंगन में पेड़ के पास बैठ गई और पेड़ पर लगे कुल्हाड़ी के निशानों पर हाथ फेरने लगी, जैसे कि वह चोट को सहला रही हो, और उसके सहलाने से मानो उसकी चोट ठीक हो जाएगी। शाम को जब सुखलाल घर वापस आया तब उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी के निशानों को देखा तो उर्मिला से पूछा। उर्मिला ने सुखलाल को जो भ्रमित करने का प्रयास किया और कहा, सीमा ने सब सच सच बता दिया। लेकिन सुखलाल को इस बार भी गुस्सा तो बहुत आया, पर वह नहीं चाहता था कि घर में उर्मिला के द्वारा कोई कलेश खड़ा हो, इसलिए उर्मिला को आगे से ऐसा ना करने की बस चेतावनी देकर सुखलाल चुप हो गया। समय बीतने लगा और पेड़ से कुल्हाड़ी के निशान मिटने लगे। अब वह नीम का पेड़ और विशाल हो गया था। उसकी छांव में गर्मी में बहुत राहत देती थी। नीम का पेड़ सुखलाल के आंगन की शोभा और घर की पहचान बन गया था। नीम के पेड़ के साथ नीमा और सीमा भी बड़ी हो गई थी। आज दोनों बेटियों का इंटर का रिजल्ट आना था। सुखलाल को यह पूरा विश्वास था, उसकी दोनों बेटियां जिस तरह हाई स्कूल में